हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। कल हमने गद्य खंड का पाठ 9 स्टार्ट किया था दोस्तों। इसका कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था और इसका सारांश लिखा था। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है तो एक बार जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लास को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, आज हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा और नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? दोस्तों, हमने पहले ही पाठ को पढ़ चुके हैं। तो हमने पाठ में देखा था कि जब ट्रेन में लेखक जाते हैं तो नवाब साहब उन्हें मिलते, तो नवाब साहब की ओर जब वो देखते तो उन्हें वो इग्नोर कर देते, उनकी तरफ देखते नहीं हैं। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि इन्होंने नवाब साहब ने एक खीरा, उनके पास खीरे थे तो उन्होंने खीरा को काटा और उस पर नमक मिर्च बुरक दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सूंघकर ही खिड़की से उसको फेंक दिया। तो वही हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमको इसके आंसर में लिखना है कि उनकी, हमसे पूछा गया है कि उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है। तो दोस्तों, हमको इसी का आंसर देना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। तो आप लोग दोस्तों साथ में नोट कर सकते हो। तो लिखेंगे नवाब साहब ने बहुत ही यत्न के साथ खीरा काटा और उस पर नमक मिर्च बुरक कर खीरे को बिना खाए सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ऐसा करने के पीछे दोस्तों इनका क्या रीजन रहा होगा? तो हम लोग उसको लिखते हैं कि लेखक ने जब देखा कि नवाब साहब ने खीरे पर नमक और मिर्च का जो चूर्ण था उसको बुरक कर और मात्र उसको अपने नाक से सूंघकर ही, ना कि उसको खाकर। तो दोस्तों, जब उसने खाने के लिए बुरका, पहले लेखक से कहा कि आप क्या खीरा खाओगे, तो इन्होंने मना कर दिया। तो उसे ये लगा होगा कि जब ये नहीं खा रहे हैं तो हमको भी एक स्वाभिमानी बनने के लिए, एक झूठा स्वाभिमानी बनने के लिए शायद उसने ना खाया होगा। तो दोस्तों, उन्होंने खीरे पर नमक लगाकर मात्र उसे सूंघकर ही खिड़की से फेंक देते हैं। तो यह सब उन्हें इसलिए किया होगा क्योंकि वह लेखक के सामने रईस बनने का दिखावा कर रहे होंगे। तो लिखेंगे, तो यह सब उन्होंने इसलिए किया होगा कि वे लेखक के सामने रईस बनने का नाटक कर रहे होंगे। दोस्तों, जब
नवाब साहब ने खीरे को काटकर उस पर नमक मिर्च बुरक दिए और लेखक से पूछा कि क्या आप भी खाओगे इसको। तो लेखक ने मना कर दिया। पहले लेखक के मन में थोड़ी सी उत्सुकता तो जगी जब खीरा उसने काट कर नमक बुरका के, लेकिन उन्होंने लगा कि मैंने पहले इसे मना कर दिया। तो इसी प्रकार दोस्तों शायद मुझे लगता है कि उसको भी, जो नवाब साहब थे उनको भी लगा होगा कि जब लेखक मना कर रहे हैं तो हम इसको क्यों खाएं। तो शायद उसने अपने झूठे स्वाभिमान को बचाने के लिए, शायद उसने अपनी रहीसी दिखाने के लिए उसको मात्र सूंघकर ही फेंक दिया। शायद वो जताना चाहता होगा कि हम रईस लोग तो इसी प्रकार से ही खीरा को खाते हैं। तो वह दिखाना चाहते थे कि रईस खीरे को खाकर नहीं बल्कि सूंघकर पेट भरते हैं। तो आगे लिखेंगे कि वह दिखाना चाहते थे कि रईस खाकर नहीं बल्कि ऐसे ही सूंघकर अपना पेट भरते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिना खाए किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी अपनी झूठी तसल्ली के लिए और अपनी नवाबशाही दिखाने के लिए शायद उसने ऐसा किया होगा कि ताकि लेखक के सामने हमें नीचा ना दिखाया लगे, अपने आप को ये ना लगे कि लेखक नहीं खा रहा हो, देखो तो हम नवाब साहब होकर वो खीरे को खा रहे हैं। तो शायद अपनी ऐसी झूठी शान बनाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। तो हमने इसके आंसर में लिखा है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न के साथ खीरा काटा और उस पर नमक मिर्च बुरक कर खीरे को बिना खाए सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह सब उन्होंने इसलिए किया होगा कि वे लेखक के सामने रईस बनने का नाटक कर रहे होंगे। दोस्तों वह दिखाना चाहते थे कि रईस खाकर नहीं बल्कि ऐसे ही सूंघकर पेट भरते हैं। कितने मजे की बात है दोस्तों कि लोग दिखावा के लिए मतलब क्या क्या करते, ऐसा थोड़ी ना किसी का पेट भरता है। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न का आंसर लिखा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और हम लोग नेक्स्ट यानी कि अपना तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए दोस्तों हमने अपना तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमसे तीसरा प्रश्न किया गया है कि बिना विचार घटना और पात्रों के बिना भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इन विचारों से आप कहां तक सहमत हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे, तो इसी का आंसर लिखेंगे हम लोग कि यशपाल जी कहते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के, तो आंसर लिखेंगे यशपाल जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि विचार बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। दोस्तों यशपाल जी कहते हैं कि बिना घटना या विचारों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जब मन में विचार आता है, क्योंकि क्योंकि जब मन में
विचार आता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिना विचारों के कोई भी कहानी कैसे लिखी जा सकती है। जब हमारे मन में पहले एक तो विचार आएगा, तभी हम कहानी के बारे में सोचेंगे कि हमको क्या कहानी लिखनी है। तो जिस कहानी के लिए हमारे मन में ये सोच आएगी, यानी कि विचार आएगा कि हमको लिखना क्या है, इसमें क्या पात्र रहेंगे, हमको कौन सी कहानी लिखनी है, किस घटना को इसमें अपन को क्रमबद्ध लिखना है कि कौन सी घटना हुई है। किसी कहानी के लिए एक कोई घटना होना चाहिए, अपने मन में एक विचार आना चाहिए, तभी तो हम किसी कहानी को लिख पाएंगे। तो दोस्तों, तो यशपाल जी कहते हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। जब मन में विचार आता है तभी घटना घटती है। तो लिखेंगे कि जब मन में विचार आता है तभी घटना घटती है। जब कोई मन में विचार आएगा तभी कोई घटना घटती है और पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। और पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है। जब दोस्तों पहले मन में विचार आएगा, फिर उसके बाद कोई घटना घटती है, तब उसके हम लोग सोचते किसी घटना के पात्र कौन कौन है। तो इस प्रकार से हम कहानी की रचना करते। फिर हमारे मन में आता कि अब हम कहानी को कहाँ से लिखना शुरू करें और कहाँ तक एंड करें, तब कहानी लिखी जाती है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना, जिस प्रकार नवाब साहब सूंघकर खीरे से पेट नहीं भर सकते। सूंघकर खीरे से पेट नहीं भर सकते। पेट भरने के लिए खाना आवश्यक है। दोस्तों जिस प्रकार हम जानते हैं कि सिर्फ सूंघकर हम अपना पेट नहीं भर सकते, पेट भरने के लिए खाना आवश्यक है, उसी प्रकार दोस्तों कोई भी कहानी लिखने के लिए पहले हमारे मन में विचार आना चाहिए, कोई कहानी के पात्र होने चाहिए, कोई एक घटना होनी चाहिए, तभी हम कोई कहानी लिख सकते हैं। तो हमने अपने विचार रखे हैं कि यशपाल जी मतलब बिना विचारे अपनी कहानी लिख सकते या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमने लिखा है कि कोई भी बिना विचार के या फिर कोई भी घटना या कोई भी पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी नोट कर लें। चलिए हम अपना चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों हमने अपना चौथा क्वेश्चन लिख लिया है। तो चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे। दोस्तों जो लेखक यशपाल जी ने इस निबंध को लिखा है, नवाब साहब की घटना इसमें क्रमबद्ध लिखी है, तो इसके अनुसार मतलब उसमें क्या घटना लिखी गई है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप अगर उन्होंने इस पाठ का जो भी नाम दिया है, तो अगर आप इस पाठ का नाम या फिर इस निबंध का कोई और नाम देना चाहोगे तो आप इस पाठ का क्या क्या नाम दे सकते हो। तो दोस्तों हम इसमें लिखेंगे कि मेरी राय में इस रचना को नवाबी तुनक, मेरी राय में इस रचना को
नवाबी तुनक। तो एक नाम दोस्तों हम लोग इस पाठ को ये भी दे सकते कि मतलब इसमें नवाबी तुनक दिखाई गई है, अपनी उन्होंने तुर्की दिखाई है कि हम मतलब उसने कितनी तुनक दिखाई कि खीरे को मात्र उसने नमक मिर्च उस पर भुरक दिए, फिर भी उसने खाया नहीं है बल्कि सूंघकर खिड़की से फेंक दिया। तो एक प्रकार की ये तुनक है। तो इसमें नवाब ने जो तुनक दिखाई, तो हम इस निबंध का एक नाम यह भी रख सकते हैं कि नवाबी तुनक है। और दूसरा दूसरा इसका नाम हम सोच सकते दोस्तों, नवाबी प्रदर्शन। नवाबी प्रदर्शन दोस्तों, जिस प्रकार से नवाब साहब ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक प्रदर्शन किया कि खीरे को खिड़की से ही फेंक दिया, उसी प्रकार से हम इस पाठ का नाम ये भी लिख सकते हैं कि नवाबी प्रदर्शन। अथवा अथवा एक नाम दे सकते हैं हम अपनी भाषा में कि रस्सी जल गई और ऐंठ नहीं गई। तो लिखेंगे रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। दोस्तों हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते थे कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए अपना पेट नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी वो भूखा रहा नवाब, लेकिन उसने सिर्फ सूंघकर ये दिखाने के लिए कि नवाब इसी प्रकार भोजन करते हैं, अपनी तुनक दिखाने के लिए कि मतलब वो भूखा चाहे रह गया लेकिन उसने खाया नहीं उस खीरे को। तो यानी कि रस्सी चाहे जल गई लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई, अपनी नवाबी ऐंठ वो दिखाता रहा। तो हम इसका एक नाम रख सकते हैं, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। और एक नाम और भी रख सकते दोस्तों, जिस प्रकार उन्होंने अपनी झूठी शान दिखाई, तो हम लोग कह सकते हैं कि नवाब साहब अपनी झूठी शान में, झूठी शान में। दोस्तों इस निबंध का एक और नाम हम अपने अनुसार यह भी लिख सकते हैं कि नवाब साहब झूठी शान में। दोस्तों नवाब साहब ने जिस प्रकार से अपनी रईसी की झूठी शान दिखाई, तो इसका नाम हम क्यों नहीं लिख सकते, नवाब साहब झूठी शान में। तो आदि इसी प्रकार से हम दोस्तों इस निबंध के नाम को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस पाठ में हम लोग इतने ही क्वेश्चन आंसर रहने देते हैं। जितने अभी तक हमने पाठ पढ़े हैं दोस्तों, उनके जो व्याकरण है उन पाठों की, वो आपको जे आपका गद्य खंड पूरा होने पर आपको व्याकरण क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सिखा दी जाएगी, समझा दी जाएगी और लिखा दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा हमारी क्लासेस में, क्योंकि अभी हमने बेस बनाने के लिए पाठ को स्टार्ट किया है। क्योंकि आप लोगों ने अभी 9th से 10th में आए हो, तो आपने अभी शुरुआती तौर पे दोस्तों हम लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी शुरुआत में जब हम क्लास में जाते तो हमें समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने लगती, इसलिए हमने सोचा कि पहले लो लेवल यानी कि निचले स्तर से चालू की जाए क्लासें और फिर हाई लेवल तक ले जाएं। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हमारी क्लास दोस्तों सभी क्लासेस फ्री रहती हैं, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपको तैयारी करवाने का। आपको परीक्षा से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लगवाए जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी लगवाए जाएंगे। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।